दोस्तों, हाउ टू लूज वेट, अपना वजन कैसे घटाएं। ये इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा देखा जाए, सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक है। और एक सवाल पर हज़ारों वीडियोस, हज़ारों एडिटोरियल्स भरे पड़े हुए हैं। और इंटरनेट पर इसका एक बहुत बड़ा एक मार्केट भी बन गया है, जिसके द्वारा बहुत सारे फेक प्रोडक्ट भी बेचे जा रहे हैं, जिनको आप डाइट सप्लीमेंट कहते हैं। आइए, आज हम आपको वेट लॉस की एक साइंटिफिक अप्रोच बताएंगे कि वो क्या है, क्या इसका सच है और क्या झूठ। आइए आज हम ये भी जानेंगे और कौन सी डाइट सही है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आज हम इस पर भी बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक हमारा पसंद आएगा। बने रहिए हमारे साथ। वेट लूज की आपने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट वाली वीडियोस देखी होंगी, जैसे कि यहाँ पर भी मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐड दिखा रहा हूँ। दरअसल इनका बेसिक फंडा क्या है, क्या ये वीडियोस में जो प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं क्या वो काम करते हैं। आइए आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं। वेट लूज की जो बेसिक फंडामेंटल वो क्या है, वो कैलोरी मीटर है। कैलोरी मीटर क्या होता है, आप कितनी कैलोरी खाने के थ्रू लेते हैं और कितनी कैलोरीज को यूज करते हैं। और अगर हमारी खाने के थ्रू ली गई कैलोरी ज़्यादा होती है और यूज़ की गई कैलोरीज कम होती हैं, तो जो स्टोर्ड कैलोरीज हैं वो फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाती है। और यही क्या करती है, यही वेट बढ़ाने का काम करती है। अगर आपको वेट को कम करना है तो दो ही तरीके हैं कि इनटेक ऑफ कैलोरीज को या हम कम कर दें या फिर हम यूज्ड कैलोरीज बढ़ा दें। मतलब हम कैलोरीज को खर्च करना बढ़ा दें। तो हमने जितनी कैलोरीज ली और उनमें से हमने जितनी कैलोरी खर्च कर दी, तो जो बचा वो क्या है, वो हमारा वेट बढ़ाने का सोर्स है। अब एक बड़ा क्वेश्चन आपके मन में उठेगा कि ये कैलोरी कैसे आती है हमारी बॉडी में। हम लोग ये बात करेंगे इनका बीएमआर से क्या रिलेशन है, हम लोग इसकी बात करेंगे। हेल्दी वेट कैसे लूज हो सकता है, हम लोग इस पर बात करेंगे। विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं और हैं तो कितने। एक हेल्दी फूड में क्या होना चाहिए, क्या एक्सरसाइज ज़रूरी है, हेल्दी फूड खाएं और पैकेजिंग फूड में क्या डिफरेंस है, क्या पैकेजिंग फूड हेल्दी फूड हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए, 1975 के बाद से दुनिया भर में ये जो मोटापा है वो लगभग 3 गुना बढ़ा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा WHO की एक स्टडी कह रही है। 2016 में एक सर्वे किया WHO ने और पता चला कि पूरी दुनिया में 18 वर्ष से अधिक एज के लगभग 39% से अधिक जो वयस्क हैं, जो एडल्ट हैं, अधिक वेट के हैं। और 13%, 39% अधिक वेट के थे और 13% तो मोटापे से ग्रसित थे, मतलब मोटे थे। 2020 में लगभग 5 वर्ष से कम एज के 39 मिलियन बच्चे अधिक वेट के थे और मोटापे से पीड़ित थे। तो अधिक वजन, मोटापा दरअसल क्या है, मोर नंबर ऑफ फैट का कलेक्ट होना है। जितनी ज़्यादा फैट कलेक्ट होती जाएगी उतने आप मोटे होते जाएंगे। और यही जो फैक्ट है वो हमारे स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। तो चलिए आज हम इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे वीडियो में। WHO ने क्राइटेरिया दिया है BMI। अगर BMI 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आपका जो वेट है वो हेल्दी है। और अगर 25 से ज़्यादा आपका BMI है तो आपका वेट ज़्यादा है। लेकिन अगर 30 BMI से ज़्यादा है तो आप मोटापे की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो मोटापे और अधिक वजन का जो जो मूल कारण है वो है यूज़ की गई कैलोरी, या हमने जितनी कैलोरी को यूटिलाइज किया, या सॉरी जितनी कैलोरी को हमने इनटेक किया और उसमें से हमने जितनी कैलोरी को खर्च किया, इसके बीच एक संतुलन बनाना होगा। अगर ये संतुलन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा
और ये हमारे मोटापे की वजह बनेगा। साथ ही साथ फैट और शुगर में हाई एनर्जी होती है, और इससे बने फूड को खाना, जंक फूड को खाना, शारीरिक एक्टिविटीज़ कम करना। आजकल लोग मोटरसाइकिल का समय समय पर थोड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल उठा ली, कार उठा ली, बाहर चले गए, पैदल चलना कम कर दिया है, साइकिलिंग तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। और हमारे बच्चों में और हम लोगों में भी जो पैकेजिंग फूड है उसका बढ़ता हुआ यूज़, ताज़े फल और सब्जी का कम यूज़, पिज्ज़ा, बर्गर, इनको ज़्यादा खाना, और ये एक हाई सोसाइटी का स्टैंडर्ड बन गया, जबकि ये आपके लिए जानलेवा है। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम एक्सरसाइज कम करेंगे, पैकेजिंग फूड ज़्यादा खाएंगे, हरे फल सब्जियां वगैरह ये सब कम करेंगे, फैट और शुगर का ज़्यादा यूज़ करेंगे, हाई एनर्जी फूड ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपका BMI बढ़ जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स क्या है आपका बढ़ जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, इससे हार्ट डिजीज़, मोस्टली स्ट्रोक आने लगेंगे, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, डायबिटीज़ ऐसे लोगों को ज़्यादा होने लगती है, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, मोस्टली कह सकते हो आप ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसे लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। कुछ लोगों में कैंसर भी देखा जा रहा है, सांस लेने में कठिनाई, अस्थमा जैसी बीमारियां भी ऐसे लोगों में ज़्यादा होती हैं जो इस प्रकार के फूड को लेते हैं। हाई BP एक बहुत कॉमन समस्या है इस प्रकार के फूड को लेने से। इनफर्टिलिटी भी बढ़ जाती है, और स्लीप एपिनिया जिसको कहते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो भी बढ़ता है। अब यहाँ पर जो बेसिक फैक्ट है कि जो लोअर इनकम और मिडिल इनकम वाले परिवार हैं वो माल न्यूट्रिशन से ज़्यादा प्रभावित हैं, कुपोषण से ज़्यादा प्रभावित हैं, साथ ही मोटापे से भी, क्योंकि ये बच्चे हाई फैट, हाई शुगर, हाई साल्ट और लो न्यूट्रिशनल वैल्यू का यूज़ करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी लोअर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की। इनमें आप देखा जाए ये कुपोषित हैं, और कुपोषण के साथ साथ इनमें मोटापा भी है। मतलब क्यों? क्योंकि ये हाई फैट वाले फूड ले रहे हैं, हाई शुगर के फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई साल्ट ले रहे हैं, और लो न्यूट्रिशनल वैल्यू का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनमें दिक्कत आ रही है। और फिर वो ऐसे फूड का यूज़ करते हैं जिनकी लागत कम होती, कॉस्ट वैल्यूज़ कम होती है, तो उससे एनर्जी उनको ज़्यादा मिलती है, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी लेस होती है, जिससे मोटापा बढ़ता है। तो मोटापा भी बढ़ा, और साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन की भी दिक्कत आई, कुपोषण भी बढ़ा। अब जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम ज़्यादा है वहाँ पर भी कुछ दूसरी चीज़ें हैं। ये पैकेजिंग फूड को ज़्यादा यूज कर रहे हैं, पैकेज फूड का इनमें चलन बढ़ रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्ज़ा, बर्गर, इनमें भी लेस न्यूट्रिशनल वैल्यू है, कह सकते हो है ही नहीं, ये जंक फूड हैं, कॉस्टली भी हैं, और इसकी वजह से आपकी ओबेसिटी या फैट बढ़ रहा है। और जो फैट बढ़ेगा तो फैट बढ़ने से कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी उसकी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। एक स्टडी है इंपीरियल कॉलेज और WHO की, और वो जर्नल था द लांसेट। लांसेट एक बहुत फेमस हेल्थ जर्नल है, सभी लोग जानते हैं इसको। इसमें कहा गया कि जो फूड ले रहे हैं, जो हम फूड का इंटेक कर रहे हैं, इसके लिए जो पैकेजिंग फूड है इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो इनका वैल्यूएशन किया जा रहा है, जिनको वैल्यू, जो इनके प्राइस डिसाइड किए जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ही इसके लिए जिम्मेदार हैं कि लोगों को मोटापा बढ़ रहा है। क्योंकि ज़्यादा कैलोरी वाले फूड का चलन बढ़ रहा है, जैसे चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज चिप्स, और जो फास्ट फूड है इसका बढ़ता हुआ यूज़। तो सरकार को इस तरह की पॉलिसीज़ पर गौर करना चाहिए कि ये जो हमारे जो फ्यूचर है उसको बीमार नहीं बनाए, हमारे नागरिक हेल्दी रहने चाहिए, ये सरकार का काम है। तो सरकार लोगों को समय समय पर जागरूक करती रहे। अब देखो, हमें वेट लूज नहीं करना है, हमें करना है हेल्दी वेट लूज। हेल्दी वेट लूज ही मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम जो फूड लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में जिनकी जरूरत पड़ती है। विटामिन, मिनरल्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें कम मात्रा में पड़ती है। तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो हम ग्लूकोज में चेंज होता है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और इसे तुरंत यूज़ किया जाता है।
और बाद में यूज़ करने के लिए इसका स्टोरेज जो हमारी मसल्स या फिर लिवर्स में होता है। अब कार्बोहाइड्रेट हमें क्यों चाहिए, पहले 2 से 3 चीज़ें समझिए। कार्बोहाइड्रेट हमारी शार्प मेमोरी के लिए बहुत ज़रूरी है और जो हमारे ब्रेन का फोकस बढ़ाने में बहुत काम करता है। अब कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ। एक होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसको आप रिफाइंड कार्ब कहते हैं, जल्दी पचता है, तेज़ी से एनर्जी देता है और एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है हमारी बॉडी में। और इससे क्या होता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिस भी चीज़ का ज़्यादा होगा वो क्या करेगी, आपके वेट को बढ़ाएगी। अब जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, वो देर में पचते हैं, लॉन्ग टाइम तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और धीरे धीरे हमारे ब्लड में शुगर को बढ़ाते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है हमें वो ज़्यादा लेने चाहिए और जो सिंपल कार्ब है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए उनको कम से कम लें, हो सके तो बचें उनसे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेस्ड डाइट पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करें तो शुगर, स्टार्च और फाइबर में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, जो शुगर होती है वो सिंपल कार्ब है। सिंपल कार्ब जैसे जैसे हमने चीनी खा ली, जो चीनी के खाने से हमको एनर्जी मिली और थोड़ी देर बाद तो तुरंत यूज हो गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमको थकान महसूस होने लगती है। तो हमें इसका यूज़ कम करना चाहिए, ये हार्मफुल है, इससे वेट भी बढ़ता है, इंसुलिन इम्बैलेंस भी हो जाता है और हार्ट डिजीज भी होने लगती है। दूसरा जो कार्ब है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इसमें जो सिंपल शुगर होती है ना, वो बाइंड्स हो जाती हैं, वो जुड़कर क्या बनाती हैं, वो स्टार्च बनाती हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम हमें क्या करता है, स्टार्च देता है। इसमें विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं, जैसे साबुत अनाज ले लो आप, वेजिटेबल्स ले लो, और फलियाँ, फल वगैरह है ना, फलीदार सब्जियां वगैरह, उनमें भी ये मिलता है। तीसरा होता है फाइबर। ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, साबुत अनाज, नट, फल, सब्जियों में ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, गुड फॉर हेल्थ माना जाता है फाइबर। अब जैसे आप प्राकृतिक फल ले लें, सब्जियां ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैंडी, सोडा, आइसक्रीम, शुगर, ये शुगर के फॉर्म में आता है, तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट में इंक्लूड होते हैं। इनमें से फाइबर और स्टार्च वालों को आप ले सकते हैं, लेकिन शुगर वाले फॉर्म से आपको बचना है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट उससे बचना है। फैट क्या होता है, अब फैट के समझते हैं। फैट हमारी बॉडी को काम करने के लिए, हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और फैट ही एनर्जी का मेन सोर्स है, क्योंकि लंबे ड्यूरेशन तक जो एनर्जी चाहिए वो फैट से मिलेगी। और यह हमारी सेल्स के डेवलपमेंट्स में, हार्मोन्स को मैन्युफैक्चरिंग में और विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट भी अच्छा भी हो सकता है, फैट खराब भी हो सकता है। जो बैड फैट होता है, जिसको खराब फैट कहते हैं, ये हमारी हार्ट डिजीज, इसकी वजह से हमें हार्ट डिजीज होती है, स्ट्रोक्स होते हैं। अब ये जो बैड फैट है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ट्रांस फैट और एक सैचुरेटेड फैट। आप समझते हैं ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट क्या होते हैं। अब देखिए, जो ट्रांस फैट है वो मोस्टली मैन मेड होते हैं, कुछ उसमें से नेचुरल होते हैं, लेकिन मोस्टली मैन मेड होते हैं। जैसे तला पका फूड ले रहे हो, जो स्ट्रीट का फूड आप खाते हो, ठीक है, इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। अब ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये आपके ट्रांस फैट। अब जो दूसरे होते हैं सैचुरेटेड फैट, ये हमें बहुत कम लेना चाहिए, लगभग 30 ग्राम, क्योंकि ये खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है। तो ट्रांस और सैचुरेटेड में अंतर है। अब अगर सैचुरेटेड फूड देखेंगे, सैचुरेटेड फैट देखेंगे, तो उसका सोर्स है एनिमल प्रोडक्ट, जैसे मीट, केक, बिस्कुट या तला भुना हुआ हम जो भी खाते हैं। दूसरा है गुड फैट। गुड फैट क्या होता है, गुड फैट के भी 2 तरीके हैं, एक तो मोनोसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को बढ़ाता है, जिससे हमारी हेल्थ इंक्रीज होती है। अब जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल, पीनट्स ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैनोला ऑयल, एवोकाडोस खाते हैं, मोस्टली नट्स में या सीसम ऑयल में ये मिलता है आपको। मतलब जो नेचर के द्वारा जो ऑयल प्रोड्यूस किए जाते हैं उन सीड्स से,
पॉली अनसैचुरेटेड जो होता है फैट, वो इसेंशियल है, ये बॉडी में नहीं बनता, इसे फूड से ही लेना पड़ता है, फूड से ही लेना पड़ता है इसको हमारी बॉडी में। जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6, ओमेगा 3 फिशेस में मिलेगा आपको, जिनमें ऑयल होता है, ऑयल जिन फिशेस से ऑयल बनता है। ओमेगा 6 फ्लैक्स सीड्स में, सूरजमुखी के सीड्स में मिलेगा आपको, अखरोट के सीड्स में मिलेगा, मक्के के तेल में मिलेगा, सोयाबीन के तेल में मिलेगा ओमेगा 6। तो हमारी बॉडी के लिए मोनो अनसैचुरेटेड फैट और पॉली अनसैचुरेटेड फैट दोनों बहुत जरूरी है। और इनका जो आपने सोर्स पे गौर करा होगा तो क्या है, वो नेचुरल सोर्स है। अब जो हम मोटापे की बात कर रहे हैं, मोटापा आमतौर पर हमारी बॉडी एक्टिविटीज़ के द्वारा जितनी एनर्जी खर्च होती है और हमने जितनी एनर्जी खाने से इनटेक की, तो अगर हमारी खर्च की हुई कैलोरी कम होगी हमारी ली गई कैलोरी से, तो वह एनर्जी फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होने लगेगी। तो इसी वजह से मोटापा एक आम समस्या बनती जा रही है, क्योंकि कई लोगों के लिए जो ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्ट्रेस है, ठीक है, और हम लोग जल्दबाजी में हाई कैलोरी वाला फूड ले लेते हैं, बैठ कर ज़्यादा काम करते हैं और हम ज़्यादा सो भी रहे हैं। ये सारी चीज़ें मोटापे को बढ़ाने में काम करती हैं, ओबेसिटी को इंक्रीज करने का काम करती हैं। कुछ हेल्थ कंडीशंस भी हैं जो कभी कभी वेट बढ़ा देती हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड का कम एक्टिव होना। अगर थायराइड ग्लैंड आपकी कम एक्टिव होगी, जैसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिससे वेट बढ़ जाता है, लेकिन इसे मेडिसिन द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, हमने कार्बोहाइड्रेट की बात की, हमने फैट की बात की। अब जो तीसरा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो है प्रोटीन। है तो सभी इंपॉर्टेंट, अब हम प्रोटीन की बात करेंगे। प्रोटीन क्यों जरूरी है? हमारा शरीर सही से काम करे, हमारी जो टिश्यूज़ हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग सही से हो, उनकी मरम्मत सही से हो, एंजाइम और हार्मोन्स का मैन्युफैक्चर सही से हो, लिक्विड बैलेंस मेंटेन रहे। अभी जो प्रोटीन है ना, वो अमीनो एसिड से बनता है। 20 अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर को सही से काम करने के लिए ज़रूरी हैं। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हमारी बॉडी ही बनाती है, जिनकी बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हमको फूड के थ्रू लेना पड़ता है। तो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटेन करना है, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन कितना लेना चाहिए? लगभग मतलब जो एडल्ट लोग हैं उनमें 1 kg अगर उनका वेट है तो 1 kg में 0.8 ग्राम। अगर आपका वेट 70 kg है, जितना मेरा है, तो 70 इंटू 0.8 लगभग हमें 56 ग्राम प्रोटीन डेली लेना होगा, तभी हमारी बॉडी में प्रोटीन का लेवल सही होगा। जो एथलीट्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको प्रोटीन और ज़्यादा चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट्स वुमेन हैं, उनको प्रोटीन और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी के साथ साथ अपने होने वाले बच्चे के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत है। इसका सोर्स क्या होता है? मीट, एग, डेयरी प्रोडक्ट, पनीर, बीन्स वाले नट्स, बीज, इन सारी चीज़ों में, सोयाबीन्स, इन चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। तो प्रोटीन भी हमारी बॉडी के लिए क्या है? बहुत इसेंशियल है। अब जो बात करते हैं विटामिन्स की, विटामिन्स को हमें रेगुलरली लेना पड़ता है और ये हमारे फूड के थ्रू ही मिलते हैं। विटामिन्स हमारी उम्र को बढ़ाने में काम आते हैं, हमारे जो स्ट्रेस है उसको कम करने में काम आते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूट्रिशन में हेल्पफुल हैं, इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं, हमारी आई साइट को बढ़ाने में काम आते हैं, हमारी बोन को स्ट्रॉन्ग करने में काम, इनसे मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, हेयर फॉल को कम करते हैं, हेल्दी स्किन होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं विटामिन में। तो हमें इनका भी नियमित तौर पर सेवन करना होगा और जो हमें अपने फूड से ही लेना होगा। बाहर से सप्लीमेंट के थ्रू कोशिश करिए कि कम से कम लेना पड़े, इसलिए अपने फूड के इंटेक को, मैं अपने फूड इंटेक में ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाइए, जूस पीजिए। अब मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स हमारी बोन को मजबूत करने में काम आते हैं, हमारे दांतों को मजबूत करने में काम आते हैं, हमारे जो फूड को एनर्जी में बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ठीक है। हमारे हार्ट को फाइन रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मिनरल्स बहुत ज़रूरी है, मसल्स को हेल्दी रखने के लिए, ऑर्गन हमारे ताकि प्रॉपर वर्क करें, इन सभी के लिए हमें मिनरल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके सोर्स फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, अनाज, मेवे, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, सी फूड्स में भी आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं। अब बात हमने की ओबेसिटी की, बात हमने की
प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट की। हमने बात की मोटापा कैसे बढ़ता है, तो मोटापे का क्या कोई इलाज है? देखिए, अगर हम बैलेंस फूड लें, हमें खाना नहीं छोड़ना है, हमें डाइटिंग नहीं करनी है, हमें उन चीज़ों को छोड़ना है जो अनहेल्दी है। हम बैलेंस फूड लें, खाना छोड़ना सही नहीं है। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज करें, जैसे तेज चलना, दौड़ना, स्विमिंग, टेनिस या कोई भी एक्सरसाइज, लेकिन डेली साइकिलिंग करें या फिर कार्डियो एक्सरसाइज, योगा जैसे रस्सी कूदना वगैरह, और धीरे धीरे खाएं। पैकेजिंग फूड को अवॉइड करें। कैलोरीज का वो फंडा जो मैंने आपको बताया था वो हमेशा याद रखें। मैक्सिमम कैलोरीज जो खाएं उसे बर्न करने की कोशिश करें। फास्टिंग ज़्यादा मत करें, इससे आपके ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जो लोग फास्टिंग की सिफारिश करते हैं उससे बचें। हेल्दी फूड लें, फास्ट फूड बिल्कुल हो सके तो बंद करिए। बाहर अगर आप ज़्यादा जाते हो तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का यूज़ करें बाहर, ठीक है। जो फूड डिलीवरी ऐप वगैरह हैं इनको अनइंस्टॉल कर दें, जितने भी फूड डिलीवरी ऐप है, कि ये हमारी फूड डिलीवरी ऐप हम कई बार रेस्टोरेंट नहीं जा पाते फैमिली के साथ, लेकिन जब से ये फूड डिलीवरी ऐप चलन में आए हैं, इनकी वजह से हम बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं। तो अपने घर में हेल्दी खाना कुक करिए, ताज़ा खाना कुक करिए और उसको खाइए। आपको नहीं पता बाहर वो किस तरह से बना रहे हैं। मैंने खुद देखा है बड़े से बड़े होटल्स में, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स में, कि वो ख़राब क्वालिटी की सब्जियां, टमाटर, उन सब चीज़ों को लेके आते हैं और उनको वहाँ पर खाने में इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको भेजते हैं। और आप सोचिए, जहाँ पर आप हैं ही नहीं, जिसमें फूड डिलीवरी हो रही है, वहाँ पर कहाँ से खाना आ रहा है आपको कुछ पता ही नहीं। क्वालिटी भी मेंटेन नहीं हो रही है और आपके लिए हार्मफुल भी है, तो इससे बचें। डेली ताज़ा खाना खाएं, हेल्दी खाएं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पनीर, दही, दूध को डाइट का हिस्सा बनाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, ओबेसिटी, तो आप अच्छी डाइट लें, डाइटिंग मत करें, खाने को नहीं छोड़ना है। मेरी बात बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत सारी समस्याएं और शुरू हो जाएंगी। खाने को मत छोड़िए, हेल्दी डाइट लीजिए। खाने के इंटेक को कम कर सकते हैं, अमाउंट थोड़ा कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं घटाना, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए फूड बहुत ज़रूरी है। और जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सभी के बैलेंस वाली डाइट लेने की कोशिश करें। निश्चित ही आप 1 से 1.5 महीने में, 2 महीने में अपने वेट को कम करेंगे। ये थोड़ा सा समय लेने वाली प्रोसेस है, लेकिन 6 से 8 महीने में आप अपने आप को पूरी तरह से बदल देंगे। आपकी स्किन भी हेल्दी हो जाएगी, आपकी बॉडी में, आपके फेस में एक चमक भी आ जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए, और ये बातें अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।